नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल साइकोलॉजी विद रजनी में। दोस्तों, मैं कई दिनों से भी अपना वीडियो किसी कारणवश अपलोड नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन अब मैं रेगुलर ही अपना वीडियो अपलोड करूँगी। लेकिन मैं इस बार वीडियो में मैंने कुछ चेंजेस किए हैं। पहले मैं कॉपी में लिख करके आपको पढ़ाती थी, परंतु अब मैं पीडीएफ के माध्यम से आपको पढ़ाऊँगी। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न यह है कि हमारा जो बिहार बीपीएससी का जो 4.0 होने वाला है, वो कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है और हमारे पास समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा कि अगर मैं लिख करके आपको पढ़ाऊँगी तो उसमें काफ़ी समय लगेगा और पीडीएफ के माध्यम से हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ पाएँगे और बहुत ही जल्दी हम किसी चीज़ को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो मैं और हमें सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि हमारे पास समय बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज़्यादा है और हमें एक टॉपिक को कई तरीके से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही टफ़ होने वाला है। तो कुछ हल्का-फुल्का तैयारी से काम नहीं चलेगा, तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पढ़नी है, बहुत सारी बुक भी पढ़ने पड़ेंगे, अपनी क्लासेस के बुक पढ़ने पड़ेंगे, 11th-12th के बुक पढ़ने पड़ेंगे, नोट्स से भी पढ़ने पड़ेंगे और कुछ जो हमारे टॉपिक है वो भी पढ़ने पड़ेंगे और जो हमारा नेट का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इस बार जो बीपीएससी 4.0 होने वाला है उसके बारे में हमें कोई भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह से एग्ज़ाम लेगा। तो हमें अपनी पूरी तैयारी करके रखनी पड़ेगी। तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं पीडीएफ के माध्यम से आप सबको पढ़ाऊँगी, ताकि मैं कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको पढ़ा सकूँ। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो आज जो टॉपिक से आज मैं शुरुआत करने वाली हूँ वो टॉपिक है इंटेलिजेंस, जिसे हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इससे रिलेटेड कई सारे सवाल हमारे एग्ज़ाम्स में आते हैं और ये हर तरह के एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड सवाल आते हैं, चाहे वो स्टेट का एग्ज़ाम हो या फिर बीपीएससी का एग्ज़ाम हो। तो ये जो चैप्टर है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इस चैप्टर को हम लोग अच्छे से देखेंगे, अच्छे से समझेंगे, ताकि हमें ये चैप्टर अच्छे से लर्न हो जाए। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम लोग फटाफट से स्टार्ट करते हैं और आई होप आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगेगा, तो ज़रूर लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो इंटेलिजेंस है, जिसे हम हिंदी में बुद्धि कहते हैं। अंग्रेजी का जो इंटेलिजेंस शब्द है वो जर्मन भाषा के इंटेलिजेंस से बना है। तो यहाँ पर इंटेलिजेंस भाषा जो शब्द है वो कौन सी भाषा से बना हुआ है, तो वो जर्मन भाषा से बना हुआ है। तो वो कौन सा शब्द है, तो इंटेलिजेंस शब्द है, जिसका अभिप्राय होता है सोचना, समझना, तर्क करना। बुद्धि के माध्यम से हम सोचते हैं, तर्क करते हैं और किसी भी चीज़ को हम समझते हैं। हिंदी के बुद्धि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग प्रसिद्ध ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षाशास्त्री फ्रांसीसी गाल्टन ने 1885 में किया था। तो इसमें जो ये सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो 1885 में हुआ। किसने किया, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक या फिर शिक्षा शास्त्री भी कह सकते हैं, फ्रांसीसी गाल्टन ने किया। वो एक ब्रिटिश मनोवैज्ञानिक एवं शिक्षा शास्त्री थे और सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, तो 1885 में हुआ। बुद्धि पर लिखित प्रथम पुस्तक मानसिक परीक्षण एवं मानसिक मापन है। ठीक है। जो इंटेलिजेंस मेजरमेंट होता है या फिर उसे हम वो हमारा पहला बुद्धि पर लिखित प्रथम मानसिक पुस्तक है। बुद्धि पर लिखित प्रथम पुस्तक है, जिसे हम मानसिक परीक्षण या मानसिक मापन कहते हैं, जिसे 1819 में प्रसिद्ध अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक आर.बी. कैटल ने लिखा। मानसिक परीक्षण शब्द के जन्मदाता आर.बी. कैटल हैं। आर.बी. कैटल एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है, जिसके बारे में हम 11th में, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, इनसे रिलेटेड जो होता है टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इन्होंने बुद्धि की के ऊपर बहुत सारे परीक्षण किए हैं। तो ये एक बहुत ही प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक है। कौन है, तो आर.बी. कैटल। तो मानसिक बुद्धि का परीक्षण के जन्मदाता कौन है, मानसिक परीक्षण शब्द के जन्मदाता कौन है, तो आर.बी. कैटल हैं।
और मानसिक परीक्षण पर लिखित बुक किसने लिखा है? तो ये आर.बी. कैटल ने लिखा है। कब लिखा है? तो 1890 में लिखा है। कौन थे ये? तो अमेरिकी शिक्षा शास्त्री एवं मनोवैज्ञानिक थे। अब हम लोग बुद्धि की जो अर्थ है और परिभाषाएं हैं उसे भी एक बार देखते हैं। बुद्धि से वास्तविक अभिप्राय, सोचने, समझने, विचार करने, कल्पना करने, चिंतन करने, मनन करने, सीखने, निर्णय करने, समस्या का समाधान करने, वातावरण के प्रति अनुकूल स्थापित करने, अनुकूलन स्थापित करने, सही और गलत में अंतर करने, उचित व्यवहार करने, विश्लेषण एवं वर्गीकरण करने की योग्यता, क्षमता, कला, कुशलता, दक्षता, पूर्णता बुद्धि कहलाती है। इस पर जो इसका अभिप्राय है, इसमें बुद्धि के लगभग सारी बातों का, बुद्धि से रिलेटेड जो भी बातें हैं इसमें इस परिभाषा में, इस अभिप्राय में बहुत ही अच्छे से समझाया गया है। बुद्धि क्या है? तो सोचने समझने की क्षमता। जब हम किसी चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं, उसके ऊपर विचार करते हैं या फिर कल्पना करते हैं, किसी भी चीज़ को, जैसे साइंटिस्ट जो होते हैं वो कल्पना से संबंधित होता है, उनका वो जो सोच होती है उनकी कल्पना से होती है। वो है नहीं लेकिन उसके बारे में वो कल्पना बहुत पहले से करने लगते हैं और फिर उसके ऊपर रिसर्च करते हैं। चिंतन करना या चिंतन करना, मनन करना, किसी भी चीज़ को लेकर चिंतन करने से ही हमें समाधान प्राप्त होता है। मनन करना, सीखना, सीखने से हम किसी निर्णय तक पहुंच सकते हैं। सोचने से, विचार करने से निर्णय तक पहुंचने की भी क्षमता बुद्धि कहलाती है। समस्या का समाधान करने की क्षमता, क्योंकि हमारी अगर बुद्धि काम करेगी तभी तो हम समस्या का समाधान कर पाएंगे, और बुद्धि हमारी सही रहेगी तभी हम वातावरण के प्रति अनुकूलन स्थापित कर सकते हैं। सही और गलत में अंतर करना भी हमें बुद्धि सिखाता है। उचित व्यवहार करना, कि किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, बड़े के साथ किस तरह से हमें व्यवहार करना है, छोटों के साथ हमें किस तरह से व्यवहार करना है, हमें टीचर के साथ कैसा व्यवहार करना है, या फिर हमें अपनी माँ के साथ या फिर किसी भी दोस्तों के साथ हमें किस तरह के व्यवहार करना है, वो हमें बुद्धि से सीखने समझने को मिलता है। विश्लेषण करना या फिर वर्गीकरण करने की योग्यता, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना या फिर वर्गीकरण की योग्यता या फिर क्षमता होती है, किसी भी चीज़ को प्राप्त करने की क्षमता। कला भी एक बुद्धि है। कुशलता प्राप्त करना, किसी भी चीज़ को हम सोच कर, समझ कर, सीख कर उसमें जो कुशलता प्राप्त करते हैं, दक्षता जो प्राप्त करते हैं, उसे ही हम बुद्धि कहते हैं। दूसरे अर्थ में बुद्धि उपलब्ध भौतिक संसाधनों के उपयोग की कला एवं क्षमता ही बुद्धि है। दूसरे अर्थ में भौतिक संसाधनों का उपयोग करने की कला एवं क्षमता। भौतिक संसाधन जो भी हमारी दुनिया में मौजूद हैं अभी फ़िलहाल, उन सब का जो हम उपयोग करते हैं, जो भी कलाएँ हैं उन सब की जो उपयोग करते हैं और उनसे जो अपनी क्षमता को बढ़ाते हैं, जो हम सीखते हैं, कला कौशल को जो हम सीखते हैं और अपने स्किल्स को बढ़ाते हैं, वो क्षमता भी बुद्धि कहलाती है। तो अब आ जाते हैं परिभाषा पे। परिभाषा में कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है, और कभी-कभी सीधे इस परिभाषा से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से यहाँ पर मैंने कुछ वैज्ञानिकों से ने जो बुद्धि के ऊपर जो परिभाषाएं दी हैं उन परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। बकिंघम ने जो बोला है वो है कि बकिंघम के द्वारा बुद्धि सीखने की योग्यता है। सीखना भी बुद्धि की योग्यता है, यह बिल्कुल सही बात है। हम जब किसी चीज़ को सीखते हैं तो हमारी बुद्धि इंक्रीज़ होती है, हमारे ज्ञान बढ़ता है, हमारे अंदर कुशलता बढ़ती है, क्षमता बढ़ती है और स्किल्स बढ़ता है। सिरिल बर्ट, बुद्धि लचीले समायोजन की योग्यता है। जैसा देश वैसा भेष, मतलब कि हम लचीला क्या है? लचीला कि हम किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अगर बुरी चीज़ भी है तो हम उसे देखकर एक्सेप्ट करते हैं, और लेकिन उसे अपनाना ना अपनाना ये हमारी बुद्धि के ऊपर निर्भर करता है। जैसा देश होता है वैसा भेष हम बनाते हैं। जैसे जहाँ की संस्कृति होती है हम वैसा ही रहने की कोशिश करते हैं। जिस परिवार में जैसा परिवेश होता है, जैसा वातावरण होता है, हम उसी परिवेश और वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेते हैं। तो समाज जैसा होता है, हम समाज के अनुरूप ही रहने योग्य अपने आप को बना लेते हैं। तो इस प्रकार का जो क्षमता होता है वो लचीलापन कहलाता है। ठीक है। विल्हेम स्टर्न
बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि के ज़रिए हम समस्या समाधान करते हैं। वातावरण एवं नवीन परिस्थितियों के साथ समायोजन की क्षमता ही बुद्धि है। यानी कि वातावरण हमारा जैसा है और हमारी जो नई परिस्थितियाँ हैं उसके अनुसार जब हम उसमें समायोजित हो जाते हैं तो वो जो क्षमता है ना वो बुद्धि कहलाती है। स्पीयरमैन, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसके लिए जो भी एक नए घर में जाती है तो नया घर जो होता है ना एक नए वातावरण के साथ, एक नई परिस्थितियों के साथ वो उस घर में प्रवेश करती है और उन्हीं नए वातावरण में और नई नवीन परिस्थितियों में वो खुद को समायोजित करती है और वो अपना ये एक बुद्धि कुशलता का एक उदाहरण है। क्योंकि अपनी वो बुद्धि की क्षमता के अनुसार ही वो अपने आप को इन सारी परिस्थितियों में ढाल करके ढालती जैसे लगता है कि वो यहीं पर हमेशा से रहती आई हो। नेक्स्ट है स्पीयरमैन, बुद्धि सापेक्षिक चिंतन की योग्यता है, संश्लेषण और विश्लेषण की योग्यता बुद्धि है। किसी भी चीज़ का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, इसकी योग्यता बुद्धि कहलाती है। यह परिभाषा किसने दिया है तो स्पीयरमैन ने दिया है। तो कभी कभी इससे रिलेटेड सीधे तौर पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि सापेक्षिक चिंतन की योग्यता है किसने कहा है तो स्पीयरमैन ने क्या कहा है। अल्फ्रेड बिने, फ्रांसीसी मनोवैज्ञानिक अल्फ्रेड बिने को बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है। बुद्धि 4 तत्वों का मिला जुला रूप है। जो अल्फ्रेड बिने हैं वो बुद्धि परीक्षणों के जन्मदाता कहा जाता है। अल्फ्रेड बिने का बुद्धि में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें उन्होंने बहुत सारे परीक्षण किए हैं जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और यह कहाँ के वैज्ञानिक है, कैसे वैज्ञानिक है तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक है, ठीक है। और इन्हें परीक्षणों का जन्मदाता कहा जाता है, बुद्धि परीक्षणों का जन्मदाता। बुद्धि 4 तत्वों का मिला जुला रूप है, ये अल्फ्रेड बिने के अनुसार है। ज्ञान, आविष्कार, आलोचना और निर्देश। बुद्धि जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होती है, आविष्कार जिस ज्ञान के ज़रिए हम उसमें नई नई खोजें करते हैं और नई नई खोजों के ज़रिए हम नया नया आविष्कार करते हैं। आलोचना, बुद्धि के ज़रिए ही हम किसी चीज़ की आलोचना करते हैं, सही और गलत में डिफरेंसेस को समझ पाते हैं या फिर हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख पाते हैं। और जो चौथा है वो निर्देश, यानी कि हम बुद्धि के माध्यम से ही किसी चीज़ को निर्देशित करते हैं कि हमें क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो साइंटिस्ट होते हैं वो जब किसी चीज़ का परीक्षण करते हैं तो वो निर्देश के माध्यम से ही उस चीज़ को तैयार करते हैं। किस तरह से हमें तैयार करना है कि कोई भी जो परीक्षण कर रहे हैं वो परिपूर्ण तरीके से तैयार हो सके। स्टाउट, बुद्धि अवधान की शक्ति है। टर्मन, बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। हमारा जो टर्मन इसमें जो टर्मन है वो भी बुद्धि परीक्षण से संबंधित बहुत ही प्रमुख मनोवैज्ञानिक है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो इन्होंने जो परिभाषा दी है वो यह है कि बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है। बुद्धि अवधान की शक्ति है। अवधान से मतलब हमारा जो ध्यान होता है, जो हम सीखते हैं, जो हम सीखने के ज़रिए जो हम प्राप्त करते हैं वो हमारी बुद्धि कहलाती है, वो हमारी बुद्धि की शक्ति कहलाती है। थॉर्नडाइक अपने आप में बहुत ही फेमस नाम है। तो बुद्धि पिछले अनुभवों से लाभ उठाने की योग्यता है, यानी कि पूर्व ज्ञान से लाभ उठाने की योग्यता है। यह किसने कहा था तो थॉर्नडाइक ने कहा था। अक्सर हम जब किसी भी चीज़ के बारे में पहले से कुछ जानते हैं तो जब हम उसमें आगे बढ़ते हैं तो हमारा वो जो पूर्व ज्ञान होता है ना, हमें वो आगे बढ़ने में हमारी मदद करता है। क्वेश्चन है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि सामर्थ्यों का समुच्चय है। हमारा जो बुद्धि होता है ना, कई सारी चीज़ों का एक प्रकार का गुच्छा होता है जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम करते हैं। सीखना, सिखाना, जो हमारा स्किल्स डेवलप करना, हम कुछ डेवलपमेंट करते हैं, कुछ जीवन में आगे बढ़ते हैं या फिर कुछ खोजें करते हैं, कुछ लिखते हैं, कुछ ऐसे बहुत सारी ऐसे सामर्थ्य हैं हमारे, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके उस क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो सामर्थ्य है ना वो बुद्धि के अनुसार है। बुद्धि के कारण ही हमारा सामर्थ्य
बढ़ता है और बुद्धि के अनुसार ही हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो वो सामर्थ्य जो बुद्धि क्या है, तो सामर्थ्य का समुच्चय यानी गुच्छा है। ठीक है। बुद्धि की विशेषताएं। बुद्धि जन्मजात होती है, अतः इसे न छीना जा सकता है, न तोड़ा जा सकता है, न मरोड़ा जा सकता है। बुद्धि यह हमारी स्वाभाविक योग्यताएं हैं। बहुत जगह कहा जाता है कि बुद्धि जन्मजात नहीं अर्जित होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। बुद्धि हमारी जन्मजात होती है और इसे न छीना जा सकता है, न मरोड़ा जा सकता। इसमें हम डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसे और सीख करके इसे और, जैसे कि जो सोना जो होता है आग में तपकर ही सोना बनता है, ये आपने सुना होगा। तो इस किसी भी चीज़ को निखारने के लिए उसे हम सीखते हैं और उसे निखारते हैं, लेकिन वो बुद्धि जो होती है ना, वो हमारी जन्मजात होती है, स्वाभाविक योग्यताएं होती है। बुद्धि में वातावरणीय कारकों के परिणाम स्वरूप आंशिक प्रभाव यानी कि 10 अंकों की कमी एवं बुद्धि रूप में पड़ता है। वातावरणीय प्रभाव यानी कि हमारा जैसा वातावरण होगा वैसा ही हमारी बुद्धि होगी। तो 10 अंकों की कमी होती है। अगर हम किसी चीज़ को मान लीजिए 100% मानते हैं, तो अगर हमारा वातावरण सही है तो वो प्लस हो जाएगा। हमारी बुद्धि जितनी है उसमें 10% इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन हमारा वातावरण अगर नेगेटिव है ना, तो वो 10% नेगेटिव हो जाता है, यानी कि 10% वो डिक्रीज़ हो जाएगा। तो इसीलिए हमारा जो बुद्धि पर है ना, वो वातावरण का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, मतलब आंशिक प्रभाव पड़ता है। बुद्धि में कमी मतलब अंकों में कमी हो जाती है। हमारा जैसा वातावरण होता है वैसा ही हमारी बुद्धि में प्रोग्रेस होता है, या फिर वातावरण के अगर अच्छा रहा तो प्रोग्रेस होता है, वातावरण अच्छा नहीं रहा तो हमारी बुद्धि उस वातावरण के अनुरूप ढल जाती है, या फिर हमारी जो सोच होती है उसमें वो डेवलपमेंट नहीं होता है जैसा कि एक अच्छा वातावरण में होता है। बुद्धि का लंबवत विकास जन्म से शुरू होकर 18 वर्ष की आयु तक अनन्य पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। मतलब लगभग जो होता है ना, जन्म से लेकर 18 वर्ष तक वो अपनी लगभग पूर्णता को प्राप्त कर लेता है। अब बुद्धि का जो क्षैतिज विकास है ना, मृत्यु पर्यंत जारी रहता है, यानी 18 से लेकर मृत्यु पर्यंत। इसका अर्थ ये हो कि लंबवत विकास, जो हम पढ़ते हैं उसे हम सीख लेते हैं, जो हम बचपन से सीखते हैं उसे 18 वर्ष तक हम पूरी तरह से सीख लेते हैं। हमारे अंदर वो जो सारे अपने जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, फॉर एग्जांपल एक स्कूल का स्टूडेंट जो होता है, जब वो स्कूल जाना शुरू करता है तो स्कूल से लेकर के वो 18 ईयर्स तक उसने जितने पढ़े वो सारी चीज़ें वो एक उसके अकॉर्डिंग पढ़ता है, और हर एक सब्जेक्ट को वो अच्छे से याद कर लेता है। ठीक है ना। अब हम जितने चाहे उसे लर्न कर सकते हैं, वो वर्षों तक याद रहती है। लेकिन 18 वर्ष के बाद हमारा जो है वो गोल बदलता है, हमारा गोल हो जाता है, हमारा एम हो जाता है, हम अलग अलग दिशाओं में बढ़ जाते हैं। तो हमारा जो विकास हो जाता है ना, बुद्धि का विकास, वो क्षैतिज हो जाता है। और लंबवत यानी कि हमारा 18 वर्ष तक एक दिशा में हमारी बुद्धि चलती रहती है, और 18 वर्ष के बाद हम जिस तरह का कैरियर अपनाते हैं हमारी बुद्धि उस तरह से विकास करती है, यानी कि उसका क्षैतिज विकास होता है, वो हमेशा मृत्यु पर्यंत तक जारी रहता है। बुद्धि पर जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि पर लैंगिक भिन्नता का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी कि मेल हो फीमेल हो, सब इसका बुद्धि से कोई लेना देना नहीं है। बुद्धि पर अमीरी गरीबी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बुद्धि सर्वाधिक रूप से आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होती है। इसका मतलब ये है कि बुद्धि मैंने बताया था कि वातावरणीय प्रभाव से आंशिक रूप से प्रभावित होती है। 10% ऊपर नीचे होता है, लेकिन बुद्धि सर्वाधिक रूप से आनुवंशिक कारकों से प्रभावित होती है। अगर आनुवंशिक कार्य यानी कि जैसा जेनेटिक होगा वैसे ही उसका विकास होगा। यानी कि अगर जेनेटिकली अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम उसमें 10% का ऊपर नीचे नहीं कह सकते हैं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा उसमें सर्वाधिक रूप से वो प्रभावित हो जाता है, जिसके अंदर इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। या फिर अगर एक अच्छा जेनेटिक है, एक अच्छे फैमिली का है, काफ़ी जैसे डॉक्टर के बेटे हैं, तो उसके अंदर उस तरह की बुद्धि रहती है, उस तरह का वो तीव्र मतलब जो बुद्धि होती है उसके अनुसार उसके फैमिली के अनुसार ही उसकी वो भी उसमें डेवलप करते जाता है।
बुद्धि में से संबंधित सृजनात्मक बुद्धि का प्रारंभ बाल्यावस्था से शुरू होकर के 30 वर्ष की आयु तक अपनी पूर्णतया को प्राप्त कर लेते हैं। यानी सृजनात्मक बुद्धि का प्रारंभ यहाँ पर बताया गया है। यानी कि जो हम किसी भी चीज़ का जो सृजन करने की जो क्षमता होती है ना, वो बाल्यावस्था से शुरू होती है और 30 वर्ष की आयु तक वो पूर्णतया को प्राप्त कर लेते, उसके बाद घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये इसमें लगभग वो पूरी तरह से इसमें पूर्णता को प्राप्त कर लेती है। बुद्धि सीखने, निर्णय करने, समस्या समाधान करने, उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करने की योग्यताएं हैं। बुद्धि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष या मूर्त एवं अमूर्त दोनों प्रकार की हो सकती है। ठीक है, बुद्धि प्रभावित होती है। ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं। तो बुद्धि जो प्रभावित होती है वंशानुक्रम, वातावरण से, सी दोनों से या डी में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा, मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि दोनों से ही प्रभावित होती है, किसी से कम होती है, किसी से सर्वाधिक होती है, लेकिन दोनों से ही प्रभावित होती है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। बुद्धि पर सर्वाधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। बुद्धि के प्रकार क्या हैं? तो थॉर्नडाइक और गैरेट ने बुद्धि को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया है। थॉर्नडाइक के अनुसार उन्होंने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है: मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि और सामाजिक बुद्धि। तो सबसे पहले हम मूर्त बुद्धि को देख लेते हैं। मूर्त बुद्धि यानी कि यांत्रिक गामक मूर्त बुद्धि से अभिप्राय किसी प्रस्तुत, प्रत्यक्ष एवं उपलब्ध समस्या का समाधान जब व्यक्ति सचेत चिंतन तथा मूर्त चिंतन की सहायता से प्राप्त करता है तो मूर्त बुद्धि कहलाता है। यहाँ पर जो यांत्रिक बुद्धि है वो से अभिप्राय जो हम प्रत्यक्ष देखते हैं और जो हमारे प्रत्यक्ष देखते हैं, जो हमारे सामने उपलब्ध समस्या है का जो समाधान है, व्यक्ति वो सचेत चिंतन एवं मूर्त चिंतन की सहायता, मतलब देख करके, समझ करके और सचेत अवस्था में प्रत्यक्ष देख करके जो उसका समाधान करता है या फिर चिंतन की सहायता से उसका समाधान प्राप्त करता है, वो मूर्त बुद्धि कहलाती है। इसका संबंध क्रियात्मकता से होता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहते हैं। व्यवहारिक यानी कि जो प्रत्यक्ष हो रहा है उसे हम व्यवहारिक बुद्धि कहते हैं। यानी क्रियात्मकता यानी कि करके देख करके जो हमें उसका समाधान प्राप्त होता है वो मूर्त बुद्धि के जरिए होता है। इसका संबंध मस्तिष्क की चेतन अवस्था से अधिक होता है। यानी चेतन अवस्था जो हम देख रहे हैं, यानी कि जो हम कॉन्शियस अवस्था में जो हमारे सामने सब कुछ है उसको देख करके, समझ करके, बूझ करके जो हम समाधान निकालते हैं उसे हम मूर्त बुद्धि कहते हैं। अतः इस प्रकार की जो बुद्धि होती है वो चालक में होती है, इंजीनियर में होती है, मैकेनिक में होती है, कारीगर, मिस्त्री, शिल्पकार, वास्तुकार, मूर्तिकार, सिपाही, खिलाड़ी, मुक्केबाज, पहलवान, शल्य चिकित्सक etc में होती है। जो चालक होता है जब वो गाड़ी चलाता है तो सामने में चेतन अवस्था में रहकर गाड़ी चलाता है, हमें किधर जानी है, कैसे जानी है, किस तरह से निकलनी है, किस तरह से गाड़ी चलानी है। इंजीनियर जो होता है अपना जो भी टेक्निक यूज़ करता है वो चेतन अवस्था में रह करके, देख करके, समझ बूझ करके अपना टेक्निक को यूज़ करता है। मैकेनिक जो होता है जो भी गाड़ी को ठीक करता है, जो किसी भी गाड़ी को ठीक करता है तो वो देख करके, समझ करके, बूझ करके और चेतन अवस्था के जरिए ही वो उस गाड़ी को ठीक करता है। कारीगर जो होता है कोई भी काम करता है वो देख करके ही करता है और प्रत्यक्ष रूप से करता है। मिस्त्री भी जो ये सारे जो है ना वो खिलाड़ी या मुक्केबाज है उस सब चेतन अवस्था में व्यवहारिक बुद्धि का इस्तेमाल करके और क्रियात्मक रूप से और चिंतन करके और उस समस्या का समाधान करते हैं और उसे सीखते हैं या फिर उस कार्य को करते हैं। और इसमें ये सारे आ जाएंगे जो मुक्केबाज हुए, जो परिस्थिति है, किस परिस्थिति में हमें कैसे एक्ट करना है, किस परिस्थिति में का हमें किस तरह समाधान निकालना है, किस मुसीबत से हमें किस तरह से बाहर निकलना है या फिर हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है, ये सारे जो है ना वो मूर्त बुद्धि में आ जाते हैं। अमूर्त बुद्धि जिसे हम आकांक्षा स्तर भी कहते हैं, इसका संबंध क्रियात्मक व्यवहार से ना होकर कल्पना, चिंतन, तर्क, मनन, विचार, भोज, स्वप्न से होता है। यह पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित है। ठीक है, और इसका संबंध मस्तिष्क की अचेतन अवस्था से होता है। अतः यह बुद्धि दार्शनिक, विचारक, वैज्ञानिक, लेखक, कवि,
इतिहासकार, साहित्यकार, शिक्षक, डॉक्टर, वकील, वट सभी में प्रदान होता है। इसका जो संबंध होता है ना, क्रियात्मक व्यवहार से न होकर वो कल्पना से रिलेटेड होता है। कल्पना जिसमें हम सोच करके तर्क करते हैं, चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, सोच समझ कर हम विचार करते हैं, सोचते हैं, या फिर समझ स्वप्न होता है। इसका जो संबंध होता है ना, मूर्त अमूर्त बुद्धि यानी आकांक्षा स्तर से होता है। यह पुस्तकीय ज्ञान से संबंधित बुद्धि है कि पुस्तकीय ज्ञान मान सकते हैं कि जैसे इतिहासकार हो गए, शिक्षक हो गए, साहित्यकार हो गए, ये जो पढ़कर, समझकर जो समझते हैं, जो उसके बाद जो जो चिंतन करते हैं, कल्पना करते हैं, तर्क करते हैं, यह अमूर्त बुद्धि में आता है। इसका संबंध मस्तिष्क की अचेतन अवस्था से होता है। ठीक है। जो हमारा जो दार्शनिक होते हैं वो दूरदृष्टि रखते हैं। हमारे जो विचार होते हैं उनके विचार बहुत ही परिपक्व होते हैं। हमारे जो वैज्ञानिक होते हैं, हमारे वो किसी चीज़ को अ, आविष्कार नहीं किए हैं, लेकिन उसके बारे में वो चिंतन मनन करते हैं और भविष्य में जाकर उसका आविष्कार करते हैं। यानी कि वो पहले ही वो इस चीज़ को सोचते हैं, समझते हैं और उसके अनुसार काम करते हैं और उस चीज़ को वो भविष्य में करते हैं। ठीक है? ये स्वप्न के माध्यम से भी जो हम सोचते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, इसके ज़रिए उस चीज़ को हम प्राप्त करते हैं जो हम सोचते हैं। हमारा जो लेखक है, लेखक जो किसी भी चीज़ को लिखता है, तो वो सोच करके, मनन करके, चिंतन करके वो घटना घट नहीं रही है, लेकिन उस घटना के हर एक पहलू को वो सोच समझ कर वहाँ पर अ, अप उसे आम जीवन में वो अप्लाई करता है। कवि जो है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, यानी कि जो कवि, वो जो कवि जो होता है हर वो चीज़ को समझ जाता है जहाँ हमारी समझ समझ नहीं पाती। इतिहासकार है जो काफ़ी सोच विचार करके, चिंतन करके किसी चीज़ को पुरातत्व जो होता है, इतिहासकार जो होता है, काफ़ी सारे बुक वगैरह पढ़ करके सारी चीज़ों साक्ष्य जुटा करके और उसके ऊपर जो मनन चिंतन करके उसका जो रिज़ल्ट प्राप्त करते हैं वो अमूर्त बुद्धि के ज़रिए प्राप्त किया जाता है। और इसका संबंध जो होता है अमूर्त बुद्धि का, वो अचेतन अवस्था से होता है और यह पुस्तक के ज्ञान से भी संबंधित है। और उसके बाद आ जाता है तीसरा, सामाजिक बुद्धि। इसका संबंध सामाजिक नियमों, सिद्धांतों, परंपराओं, रिवाजों और समाज हेतु योगदान देने वाले एवं सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने वालों से होता है। अतः यह बुद्धि सामाजिक कार्यकर्ता, समाज सेवी, समाज सुधारक, सामाजिक जनप्रतिनिधि, राजनीतिक नेता, मंत्री, सांसद, विधायक में प्रधान रूप से होती है। तो यहाँ पर सामाजिक बुद्धि से संबंधी हो गया, जो समाज से संबंधित हो, सामाजिक नियमों को मानता हो, सामाजिक परंपराओं के अनुसार चलता हो, सामाजिक रिवाजों को समाज के हेतु योगदान देने वाले और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेता हो, वो सामाजिक बुद्धि कहलाता है। और ये सब कौन करता है? तो एक समाज से भी ज़्यादा करता है, सामाजिक कार्यकर्ता करता है, समाज सुधारक करता है, सामाजिक जनप्रतिनिधि जो होता है, राजनीतिक नेता भी होते हैं वो भी करते हैं, मंत्री, सांसद, विधायक, ये सारे जो होते हैं ना वो सामाजिक बुद्धि में आ जाते हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, बुद्धि परीक्षणों का इतिहास। तो हमारा जो आज का वीडियो है, मैं यहीं पर आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक से पढ़ना, इसकी जो बुद्धि है उससे रिलेटेड जो नेक्स्ट टॉपिक है उससे पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। तो जो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो इसी से रिलेटेड होगा। और कोशिश करूँगी कि मैं कम से कम जल्दी से जल्दी मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगी, ताकि आपको भी इस टॉपिक को अच्छे से लर्न करने का अच्छा टाइम मिल सके। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तब तक के लिए नमस्कार।